यस फ्रेंड्स, वेलकम। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो काफी लिखिए क्वेश्चन। ये चार्ज मान लीजिए क्यू है, तो ये चार्ज क्यू है, इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम सी रख देता हूं, ये बी है और यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा है और ये डिस्टेंसेस बराबर हैं, मिड पॉइंट पर रखा है, ये डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो आपसे पूछ रहा हूं मिड पॉइंट के चार्ज जो है क्यू, उसके इक्विलिब्रियम के लिए क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स दें, तेज आंसर दें आप लोग, जल्दी जल्दी। सर कुछ भी वैल्यू वैलिड रहेगी। हाँ, लिख दीजिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू और इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू कॉमा स्मॉल क्यू कैन हैव एनी वैल्यू। क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल क्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये जो छोटा क्यू है ना, इसकी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि तो इक्वल और लाइक चार्जेस का जो मिड पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। वहां किसी भी चार्ज को लाएंगे तो वहां इक्विलिब्रियम होगा। पर अगर मैं पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, असली बात है सिस्टम, मैं पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, यानी मेरा ये कहना है कि हर चार्ज पर बाकी दोनों के कारण नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऐसा अलग से लिख दीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम मीन्स net force on every charge due to all other charges should be 0। मुझे किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात नहीं करनी है, पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करनी है। तो हर चार्ज पे बाकी सभी चार्जेस के कारण नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, इसकी तो कोई चिंता नहीं है, इसकी तो कोई भी वैल्यू हो ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। पर अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो इस पर ये जो पास बैठा चार्ज है, इसके रिपल्शन का असर बहुत ज्यादा होगा और ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को भगा देगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। इसके इक्विलिब्रियम के लिए हमको देखना है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ना तो ये बहुत कम हो ना ये बहुत ज्यादा हो। अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो इसको रिपेल करके दूर भगा देगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। हम इसकी सीधे मैथमेटिक्स की बात करते हैं। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी शुड बी 0, यानी कि FAB इज इक्वल टू माइनस FAC। लिख दीजिए, इस समय तो मैं इसे सीधे मैथमेटिकली ही आगे सॉल्व करते रह सकता हूं, पर साथ में कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए थोड़ी सी बातें भी करनी होंगी, थोड़ी ऑब्जर्वेशंस भी करनी होंगी। आंसर निकालना हो तो बस इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाइए, और एक आध ऑब्जर्वेशन का स्टेप और बोल देते हैं। हमारा कहना है कि इस पे नेट फोर्स 0 तब होगा जब ए पर फोर्स जो सी के कारण है, जो रिपल्शन का होगा, ए पर फोर्स जो सी के कारण है, जो रिपल्शन का होगा, उतना ही फोर्स ए पर बी के कारण हो, और शायद वो अट्रैक्शन का होना चाहिए। अगर सी इसको रिपेल कर रहा है तो बी इसे अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी इस पे नेट फोर्स 0 होगा। ये इस लाइन से समझ में आ रहा है? आप ऐसा लिख दीजिए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी should be equal and opposite opposite को हाईलाइट कैप्स में लिख दीजिए, should be equal and opposite to the force on A, should be equal and opposite to the force on A due to B। equal and opposite वाली बात शायद मुझे आपको समझानी थी भाई, तभी तो दो वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 होगा ना। इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तभी तो वेक्टर सम 0 आएगा। तो अब तो ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा k
कैपिटल क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा था, और ये दोनों हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और इस वजह से ये k और ये q कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल q आ गया -q/4। बस ये आंसर है। जो स्मॉल q आ गया वो आ गया -q/4। ये इनके मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन आ गया। जो स्मॉल q है वो है -q/4, ये इसके मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन आ गया। गॉट इट? फिर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये बात लिख दीजिए। फॉर इक्विलिब्रियम at least one of the charges should be of opposite sign. At least one of the charges should be of opposite sign, so that some charges attract and some repel. Some charges attract and some repel. Some charges attract and some repel. भाई नेट फोर्स 0 लाना है ना। अगर सारे अट्रैक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, सारे रिपेल करेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। कुछ चार्जेस रिपेल करें और कुछ चार्जेस अट्रैक्ट करें तो इक्विलिब्रियम आएगा। और एक ऑब्जर्वेशन और है शायद कि जो भी चार्ज पास बैठा है ना, आपको असर तो इसका और इसका बराबर चाहिए। जितना आपको यहाँ इसका असर चाहिए उतना ही आपको इसका असर चाहिए। तो जो पास वाला चार्ज है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो पास वाला चार्ज है उसका डिस्टेंस अगर कम है तो वैसे ही उसका फोर्स ज्यादा पावरफुल है। बस ऐसे ही एक पॉइंट और लिख दीजिए, द नियरर चार्ज शुड बी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। द नियरर चार्ज शुड बी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। जितना आपको दूर वाले का असर चाहिए उतना ही पास वाले का असर चाहिए। तो जो 2 गुना पास है, जो आधी दूरी पे है, उस चार्ज को 1/4 होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। जो पास वाला चार्ज है उसका असर ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी, तब जाके इक्विलिब्रियम आने की पॉसिबिलिटी है। इस पर एक क्वेश्चन लिख दीजिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ब्रैकेट में अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओनली, under electrostatic forces only, which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? Number 1, charges must be collinear. Charges must बोल रहा है, देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा है, must be collinear। खैर अभी इसका डिस्कशन नहीं कर रहे, चारों ऑप्शन लिख लीजिए, फिर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, और जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्हें आप कैप्स में लिख दीजिएगा शुरू से ही। ऑल द चार्जेस मस्ट नॉट, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, मस्ट नॉट बी ऑफ द सेम साइन। ऑल द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ द सेम साइन। नंबर 3 लिखिए, ऑल द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। All the charges must not be of the same magnitude. Or number 4, all the charges must को कैप्स में लिख दीजिए, must be in stable equilibrium. All the charges must be in stable equilibrium. जितने भी चार्जेस हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मेक इट क्विक। सर थर्ड। गलत। सर सेकंड। आंसर गलत है, स्टेटमेंट गलत नहीं है। सर फोर्थ। हाँ, फोर्थ। अमरजोत का सही है, रिनी का सही है, बट 2 करेक्ट आंसर्स। सोनम तिवारी का आंसर सही है। सोनम तिवारी, आपने मैंने ढंग से
ठीक है, फाइन, ऑलराइट। हाँ निहल राठौर, आपका जवाब सही है। ओके फाइन, लेट अस मूव अहेड। हाँ फोर्थ इसका सही जवाब है, फोर्थ इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है सभी चार्जेस को कोलिनियर होना जरूरी नहीं है, जबकि सभी को कोलिनियर होना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये कोलिनियर नहीं है, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता और ये ऐसा होता, और ये माइनस है, तो अगर सपोज इनका इसका असर वहां बराबर भी है, सपोज इसका यहाँ असर बराबर भी है, तो भी ये फोर्सेस सपोज ये इक्वल भी हैं, तो भी ऑपोजिट तो नहीं है ना। ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मैं इस पे नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, इस पे इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स मान लीजिए इक्वल हैं, और ये ऑपोजिट तो नहीं है ना, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे ना। अगर थ्री चार्जेस के इक्विलिब्रियम ऑफ पूरे सिस्टम की बात करनी है तो दे मस्ट बी कोलिनियर, और पहले पॉइंट ने कहा था दे मस्ट नॉट बी कोलिनियर। पहले ने कहा था चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर। अच्छा हाँ ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है, चार्जेस कोलिनियर होने चाहिए, तो ये जरूरी है, वरना इक्वल भी हो सकते हैं पर एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं होंगे। दूसरा था पॉइंट, ऑल द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ द सेम साइन। ये तो हम देख ही चुके हैं कि किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि कोई अट्रैक्ट करे तो कोई रिपेल करे, तो सेम साइन अगर नहीं होंगे तो ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। तो स्टेटमेंट 2 सही है। हालांकि स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा है पर ये अपने आप में सही है और मुझे गलत ढूंढना है। हर ऑप्शन के एंड पे और अगले ऑप्शन के में घुसने के पहले आपको अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। थर्ड है, ऑल द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। हाँ ये सेम मैग्नीट्यूड के अगर होंगे तो इक्विलिब्रियम कहां से आएगा? अभी हमने देखा ये Q है, ये Q है, और अगर ये भी Q हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में कहां से आएगा? क्योंकि ये चार्ज बराबर है और पास बैठा है, इसका असर तो बहुत ज्यादा है। जो 2 गुना पास बैठा है उसका असर 4 गुना ज्यादा है। हमने तो देखा था पास वाले चार्ज को छोटा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट हमने लिखवाया ही था, सारी बातें कर ली थी। एक ही नई बात है, बस एक ही नई बात है, और वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की है जो हमने डिस्कस नहीं की थी। मैं इसके इक्विलिब्रियम को बारे में सोचता हूं कि इक्विलिब्रियम में है कैसे, स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है। यदि मैं इसको यहां ले जाता हूं, इस नेगेटिव चार्ज को यहां लाता हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, करीब आ जाएगा और यही अट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। एट लीस्ट वन ऑफ द चार्जेस आई एम श्योर इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा लिखिए लास्ट में, फोर्थ जहां भी आप वहां लिख दीजिए कि एट लीस्ट द मिडिल चार्ज इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसे हल्का सा यहां ले जाऊंगा ना नेगेटिव को, तो ये पॉजिटिव के करीब ही चला जाएगा और उसी तरफ चला जाएगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि ऑल द चार्जेस मस्ट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एक भी अनस्टेबल में है तो ऑप्शन गलत हो गया। लिख दीजिए इवन इफ वन ऑफ द चार्जेस इज एन अनस्टेबल, स्टेटमेंट नंबर 4 इज रॉन्ग। Even if one of the charges is in unstable equilibrium, statement number 4 is wrong. मुझे अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है, ये स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है, मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैंने अभी आपसे केवल इसके इक्विलिब्रियम के डिस्कशंस किए थे, इसके इक्विलिब्रियम के डिस्कशंस नहीं किए थे। तो मेरा ये कहना है कि जो कोने पे चार्जेस रखे हैं उनके लिए तो सिचुएशन आइडेंटिकल है। अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो मुझे इन दोनों को देखना चाहिए, बस इन दोनों के असर को वहां देखना है। और अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो मुझे इन दोनों का असर देखना चाहिए। तो मैंने अलग से इस पे नेट फोर्स 0 करके इक्वेशन लिखी थी, इस पे नेट फोर्स 0 करके इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कंडीशन इसके लिए आएगी वही आंसर इसके लिए भी आएगा। क्योंकि सिचुएशन जैसी इसके लिए है, इन दोनों का असर इस पे देखना था, ऐसे इस पे भी इन दोनों का असर देखना था। चार्जेस और डिस्टेंसेस वगैरह बराबर थे। सिमेट्री के कारण हमने कोने वाले केवल किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम को देख लिया, दोनों को, इस वाले को और इस वाले को अलग से नहीं देखा। किसी एक को भी देखने से काम चल जाएगा। और यही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बात के भी वैलिड है। अगर एक अनस्टेबल में है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपको हर एक को एनालाइज करना है। ऑलराइट, हम आगे चलते हैं।
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं कि ये क्यू 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 है, ये एल है, ये वही सेंट्रॉइड है। चलिए ये ए बी और ये सी है और ये सेंट्रॉइड है और यहाँ स्मॉल चार्ज क्यों रखा है। आपको फिर से स्मॉल चार्ज की वैल्यू पूछ रहा हूँ फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को आप कैप्स में लिख दीजिए, मैं पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम मैं मिडिल चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मिडिल चार्ज तो शायद ऑलरेडी न्यूट्रल पॉइंट पे बैठा है। स्मॉल क्यू की किसी भी वैल्यू के लिए ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, पर मुझे इसके इक्विलिब्रियम और इसके इक्विलिब्रियम की बात करनी है। इन कोनों पे बैठे हुए किसी भी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर लेता हूं। चलो मैं ए की बात कर लेता हूं, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू जी should be 0। जो इक्वेशन जैसी इक्वेशन इसके लिए आ रही है वैसे इसके लिए भी आएगी और वैसे इसके लिए भी आएगी ड्यू टू सिमेट्री। अब मैं जानता हूं कि ये a² बाय l² है ये वाला असर, और ये असर भी a² बाय l² है, और ये 60 डिग्री के एंगल पर है तो √3 टाइम्स हो जाएगा। ये मैं इन दोनों का असर यहां निकाल चुका हूं, इन दोनों का असर ये आ गया प्लस k और ये QQ, और ये डिस्टेंस आप जानते हैं आप l बाय √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने a का असर c का असर a पे निकाला, ये आया, b का असर a पे निकाला, ये आया, और एंगल इनमें 60 डिग्री है तो आंसर ये आएगा डायरेक्टली। दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनमें एंगल 60 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट हर एक का √3 टाइम्स आता है। और अब ये डिस्टेंस शायद हम जानते हैं, ये जो एल्टीट्यूड होता है वो l cos 60 होता है, और ये उस l cos 60 का 2/3 होता है, ये 1/3 होता है। ये साइड हमें डायरेक्टली मालूम है, और बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। कहना मेरा केवल बस इतना सही है एक बार फिर, कि जो पास वाला चार्ज है एक तो वो नेगेटिव है और वो छोटा है, जो √3 है वो 1.732 है, और जो 1/√3 है वो 0.577। जो पास वाला चार्ज है वो नेगेटिव है और छोटा है, जो पास वाला चार्ज है वो नेगेटिव है और छोटा है। बस मैं इसे रब कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये स्क्वायर है, वही साइड L है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये O है, और फिर वही बात है स्मॉल q इज इक्वल टू व्हाट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। सिस्टम को अच्छा कैप्स में लिख दीजिए, सिस्टम को कैप्स में लिख दीजिए। पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल q की वैल्यू क्या है, तो लेट अस कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ वन ऑफ द कॉर्नर चार्जेस। एक चार्ज जो कॉर्नर पे बैठा है उसके इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। बस जो कंडीशंस इसके लिए हैं वही इसके लिए हैं, वही इसके लिए हैं, वही इसके लिए हैं, इसलिए मैं किसी एक की बात कर ले रहा हूं, और मैं सीधे एक की बात कर ले रहा हूं। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, हमने पिछली क्लास में सब किया हुआ है, प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए ओ इज इक्वल टू 0। ये मुझे मालूम है इन दोनों का असर क्या आता है। इन दोनों का जो असर आता है ना वो आता है KQ अपॉन l² का √2। इसका असर आएगा KQ² बाय l², इसका असर आएगा KQ² बाय l², और ये दोनों राइट एंगल्स पे होंगे तो ये √2 टाइम्स आ जाएगा। और अलग से इसका असर भी मुझे मालूम है, AC इसका असर मालूम है, खाली इसका असर निकालना है। पहले इसका असर यहाँ था, इसका असर यहाँ था, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ था, खाली इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ था। अभी तीसरे का भी असर वही आएगा, प्लस KQQ अपॉन डायगोनल का स्क्वायर प्लस FAO यानी QQ
अपॉन ये जो हाफ डायगोनल है, हाफ डायगोनल इन साइड y√2 का स्क्वायर, इसको 0 से इक्वेट कर देना और आप आंसर निकाल लेना। इसकी इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व आप कर लीजिएगा। समझा मैं चाहूँ तो एक बार फिर दूं आपको, और हमने सबको पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ए पे इसका असर निकाला, यहाँ आया, बी पे इसका असर निकाला, यहाँ आया, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आया। अब सी का असर भी देख रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों 90 डिग्री पर थे, तो जितना एक का असर था उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का असर मिल जाएगा। ये चार्ज L√2 की दूरी पे बैठा है, तो ये चार्ज क्यों है और ये क्यों है, और ये दूरी L√2 है, ये तीसरे का असर आ गया। अब चौथे का देख रहा हूँ, ये चार्ज, ये दूरी पूरी डायगोनल है L√2 और ये हाफ डायगोनल है L/√2। बस इसको सॉल्व करना है। एक और बात, आंसर आप इतना तो क्यू जानते ही हैं, वो आप लिख लीजिए, स्मॉल क्यू विल बी नेगेटिव, जो छोटा क्यू है वो नेगेटिव आएगा, और काफी उम्मीद है कि वो सॉल्व करने पे वैल्यू उसकी कैपिटल क्यू से कम भी आएगी। जो पास है वो छोटा है, और अगर बाकी सारे पॉजिटिव थे तो ये एक कम से कम नेगेटिव जरूर होगा। यहां तक अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई बात अगर ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। कंसंट्रेशन आपको अच्छा अपना हैवी रखना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के केसेस मेरे समाप्त हुए। कोई कुछ पूछना है? एनीबॉडी? नहीं पूछना तो थम्स अप कर दीजिए। आई विल मूव अहेड। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू, ऑलराइट, एब्सोल्युटली राइट। अब हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, और वो भी थोड़ी फास्ट ही करनी होगी। हेडिंग दे दीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड, लिख दीजिए स्पेस अराउंड अ चार्ज, space around a charge in which its influence can be felt, F-E-L-T, felt, space around a charge in which its influence can be felt। ठीक है ना? जैसे गुंडे का इलाका होता है ना, ऐसे एक चार्ज की फील्ड होती है। तो गुंडे के इलाके में दूसरा कोई आदमी घूमता घुसता है ना, तो इस इलाके लोगों का फोर्स उस पर लग जाता है वापस। यार इन बातों को बहुत डीप में ज्यादा डिस्कस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड तो है नहीं, टर्मिनोलॉजी है बस। हम ये कहते हैं कि जब फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिकल ओरिजिन का फोर्स लगता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ आया और उस पर यहाँ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो किसी की फील्ड में आ चुका है। अगर वो यहाँ आया और उस पर कोई फोर्स नहीं है तो फील्ड फ्री रीजन में है। बस एनी वे लिख दीजिए इस लाइन को, लिखिए, when a charge particle enters a field created by some other charge particle, then it experiences the force of electrical origin. ये वाली जो बातें हैं किसी खास काम की नहीं होती हैं, इनमें कहीं कोई स्टार नहीं है, कोई अंडरलाइन नहीं है, कोई कैप्स नहीं है। और आगे इसी लाइन में, अगली लाइन में लिख दीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड EF लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, EF इलेक्ट्रिकल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय imaginary lines of force, represented by imaginary lines of force। हेडिंग दे दीजिए, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ फोर्स। ये हेडिंग है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है। हेडिंग है हाउ टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ फोर्स। लिख दीजिए, प्लेस अ
test positive charge. Place a test positive charge at a point. Place a test positive charge at a point. टेस्ट को जरूर चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं, हालांकि कभी कोई एग्जाम में पूछेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये. टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट, कॉमा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, direction of force on the test charge represents the direction of electrical field और ब्रैकेट में लिख दीजिए E represents the direction of electrical field E at that point. अब से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को कई बार खाली E बोला करेंगे. जहां आपने हेडिंग दी थी ना इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसके भी ब्रैकेट में आप E लिख सकते हैं शुरू में. जहां आपने हेडिंग दी है वहां ब्रैकेट में E लिख दीजिए. ये टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है अभी समझाऊंगा, पॉजिटिव क्यों लिया अभी समझाऊंगा. अभी आगे लिखते रहिए, आगे लिखिए. प्लेस द टेस्ट चार्ज सक्सेसिवली at various nearby points. Place the test charge successively at various nearby points and draw a smooth curve. Joining all these points, या all these directions, जो भी अपना डायरेक्शन मार्क की थी. ठीक है, this gives line of force. To obtain a line of force, इससे आपको line of force मिल जाती है. आपको आप वेरियस पॉइंट्स पे एक यूनिट नहीं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए और बस उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मार्क कर लीजिए और इस पर एक स्मूथ कर्व बना लीजिए. उसको आप लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे. इनमें से कोई भी बात एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है. लाइन ऑफ फोर्स का थोड़ा फील हमारे मन में डेवलप हो जाए बस, इसलिए बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं. अगली लाइन में लिख दीजिए. इट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ फोर्स बिकॉज it gives complete information. It gives complete information about the magnitude and direction of force. Complete information about the magnitude and direction of force. पूरी आपने फोर्स की कुंडली बना ली. लाइन ऑफ फोर्स, आपको फोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी है. एक लाइन ऑफ फोर्स या आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देगा. ये फोर्स की लाइन है, शायद फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जैसे बोला करते थे, कुछ वैसा ही टर्म है. फोर्स की पूरी कुंडली आपके सामने खुल के आ गई. पहले मैं आपको यहाँ ये बताता हूँ, अगली लाइन में लिख दीजिए. टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है वो बता रहा हूँ, हाईलाइट नहीं कर रहा, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है. टेस्ट चार्ज मीन्स infinitesimally small charge which does not produce any significant field of its own. इतना छोटा चार्ज है कि छुड़भैया घुस गया किसी गुंडे के इलाके में, इसकी खुद की कोई औकात नहीं. टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने गया था बस, वहां कुछ है कि नहीं है. ये खुद अपनी कोई फील्ड क्रिएट नहीं करता है. ये टेस्ट चार्ज है, ये खुद अपनी कोई फील्ड क्रिएट नहीं करता है. और पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लेते, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं होता है, हालांकि जवाब मोस्टली होते हैं. खैर लिख दीजिए. दिस चार्ज इज पॉजिटिव. This charge is taken as positive as a matter of convention. This charge is taken as positive as a matter of convention. For uniformity around the globe. जो हिंदुस्तान का साइंटिस्ट कर रहा हो वही अमेरिका साइंटिस्ट करे. उस यूनिफॉर्मिटी के लिए सभी ने एक कन्वेंशन बना लिया कि भाई हम पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे और उससे फील्ड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है, तो टेस्ट का मतलब क्या है
और पॉजिटिव क्यों लिया, इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है, यार यूजलेस बात, एब्सोल्युटली यूजलेस। ये वैसे ही यूजलेस है जैसे यूजलेस चार्ज की डेफिनेशन थी, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म फील्ड, हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म फील्ड और लिख दीजिए इफ स्ट्रेंथ ऑफ ई एट एवरी पॉइंट इन अ रीजन इज सेम, इफ स्ट्रेंथ ऑफ ई एट एवरी पॉइंट इन अ रीजन इज सेम, जहां जरूरत होगी वहां मैं स्पीड स्लो कर लूंगा, यहां मैं स्पीड फास्ट रखूंगा। अगर हर पॉइंट पे रीजन के ई की वैल्यू सेम है तो इसको हम यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। और आगे लिख दीजिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by parallel equidistant lines, it is represented by parallel equidistant lines, ये ऐसी, ये यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करती हैं लाइनें, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। अगली लाइन में लिख दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, the strength of the field at different points is different, strength of field at different points is different, strength of field at different points is different। ये लाइन ऑफ फोर्स हम ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ ये क्राउडेड है, पास पास है, यहाँ मानते हैं स्ट्रॉन्ग ही है, यहाँ ये लेस क्राउडेड है, थोड़ा दूर दूर है, यहाँ ई इज लेस। जहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास होती हैं वहाँ मानते हैं फील्ड मोर स्ट्रॉन्ग है, जहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास होती हैं वहाँ फील्ड मोर स्ट्रॉन्ग है। जहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास हैं वहाँ फील्ड मोर स्ट्रॉन्ग है। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, कहीं फील्ड लेस स्ट्रॉन्ग है, कहीं फील्ड मोर स्ट्रॉन्ग है। अगली हेडिंग दीजिए लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू isolated positive charge, lines of force due to isolated positive charge। नहीं एक तो मैं बिल्कुल ही देखा था। लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाइए, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यहाँ पर लाइए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यहाँ पे लाइए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यहाँ पे लाइए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। मतलब जवाब है स्ट्रेट लाइंस डायरेक्टेड radially outwards, straight lines directed radially outwards। मैं यहाँ टेस्ट पॉजिटिव लाऊंगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली क्यों कह रहे हैं, रेडियली बिकॉज कूलम फोर्स is a central force, radially because Coulomb force is a central force, क्योंकि it acts along the line joining the two, center of the two, इसीलिए बस हमेशा radially outwards है central force। कोई भी बात इनमें से काम की नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए lines of force due to isolated negative charge। आइसोलेटेड मतलब इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है, बस यही है जो भी है। लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। इसके भी पड़ोस में आप यहाँ एक पॉजिटिव लाइए, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव लाइए, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये सारी लाइंस ऑफ फोर्स ये कहलाएंगी, लिख दीजिए रेडियली इनवर्स। जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये रेडियली इनवर्ट्स हैं।
जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये रेडियली इनवर्ड्स हैं। अब हम यहां ये समझना चाहते हैं, अब डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे अगली हेडिंग दे दीजिए, इसका जो होना था हो गया, हेडिंग दीजिए डाइपोल। प्रॉपर्ली समझते हैं कि डाइपोल का क्या मतलब है। ये डेफिनेशंस भी सब यूजलेस हैं, पर एक बार पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये यूजलेस है। लिख दीजिए सिस्टम ऑफ टू इक्वल and unlike charges, equal and unlike charges separated by small fixed distance, equal and unlike charges separated by small को कैप्स में लिख सकते हैं और फिक्स्ड को कैप्स में लिख सकते हैं, स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस। स्मॉल भी और फिक्स्ड भी, ये बात थोड़ी एक बार समझ लेते हैं, स्मॉल क्यों और फिक्स्ड क्यों। सिस्टम ऑफ टू इक्वल and unlike charges separated by a small fixed distance। ये डिस्टेंस तो मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया, कायदे से इनके बीच का डिस्टेंस मुझे और कम दिखा देना चाहिए था। मैं इनके फिक्स होने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन के बावजूद भी हम इन्हें पास नहीं आने दे रहे, ये मैसेज हम दे रहे हैं। लिख दीजिए डिस्पाइट अट्रैक्शन, but despite attraction the charges are not able to come close। जैसे HCl डाइपोल है, HOH डाइपोल है, और अट्रैक्शन के बावजूद भी ये चार्जेस एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अगर ये चार्जेस एक दूसरे के पास आ गए और मिल गए तो ये डिस्ट्रॉय ही कर देंगे चार्ज को। स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस, एक तो स्मॉल भी है तो फिर अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा भी है, उसके बावजूद भी हमने कुछ इंतजाम किया है कि ये पास नहीं आ पा रहे। पोलराइजेशन में पढ़ा था ना, बैड कंडक्टर है इसलिए चार्ज पास नहीं आ पा रहे। ठीक है, अब ये बताते हैं कि ये डिस्टेंस स्मॉल क्यों है। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल ना होता, बहुत दूर होता और भी दूर होता, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल ना होता तो जब मैं एक चार्ज के करीब होता ना तो मेरे को ऐसा लगता जैसे मैं एक आइसोलेटेड चार्ज की फील्ड में हूं, जबकि मुझे उसका भी असर होना चाहिए ताकि मुझे लगे कि मैं डाइपोल की फील्ड में हूं। मैं डाइपोल की फील्ड में हूं ये मुझे पता तो लगना चाहिए। कैसे पता लगेगा? जब यहाँ पर वैसी फील्ड ना हो जैसी कि आइसोलेटेड चार्ज के कारण होती है। तो ये बात भी इनसिग्निफिकेंट है, यूजलेस है, नॉनसेंस है। जस्ट लिख दीजिए खैर, distance is small, distances should be small, distance should be small so that near one of the charges field is different than that of an isolated charge। Field is different than that of an isolated charge। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए और फिक्स्ड होना चाहिए। इक्वल और अनलाइक, स्मॉल और फिक्स्ड, इक्वल और अनलाइक, स्मॉल और फिक्स्ड, बस ये बातें बोलनी है। पर हाँ, आप जानते हैं, समझते हैं आप भी कि इनमें से एग्जाम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं है। इनमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अपने आप से हर बार आपको यही पूछना चाहिए। कभी कोई छोटी सी चीज हम लेके बैठ जाते हैं और वो हमें इरिटेट कर देता है, अपने आप को यही पूछना चाहिए कि यार इस पे क्वेश्चन बनेगा क्या। और अगर ये भी जवाब आता है कि हाँ बनेगा, बन सकता है, तो बोलिए कि ठीक है कितने आएंगे इस पे क्वेश्चन। शायद वो आपको उस समय के लिए आगे बढ़ा दे। अगर आप उस समय के लिए आगे बढ़ गए तो फिर बाद में आने पर लौट के जब आप आओगे ना तो ये डिस्कशन आपको शायद अपने आप ही समझ में आ जाए, उसका ध्यान रखिए। तो एनीवे, बात खत्म हो गई। अब हेडिंग दे दीजिए, E ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल अपने आसपास कैसी फील्ड उत्पन्न करता है, कैसी फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसी को हम डाइपोल कहते हैं। इसके आसपास बस लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं उनको थोड़ा समझना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ पॉजिटिव के करीब तो लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी आएंगी, जब मैं नेगेटिव के करीब हूँ
तो लाइंस ऑफ फोर्स शायद रेडियली इनवर्ट्स आएंगी, मोर और लेस समवॉट एसेंशियली ऐसी ही होंगी। पर जब हम कभी इस पॉइंट पर है, मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो रिजल्टेंट फील्ड होगी उसकी ये डायरेक्शन होगी। यहाँ ऐसी निकलेगी, यहाँ ऐसी निकलेगी, यहाँ ऐसी हो जाएगी और यहाँ ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो रिजल्टेंट फील्ड है इस जगह ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। इसके हम डाइपोल की लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही बनाते हैं, ऐसा कुछ आप दिखा दीजिए, इसको बस लिख दीजिए रिजल्टेंट और कुछ नहीं लिख रहे, और ये जवाब है। मैंने यहाँ फील्ड चाहिए थी, यहाँ फील्ड चाहिए थी, यहाँ मैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला के रखा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों का ये रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट के होने के कारण अब लाइंस ऑफ फोर्स कर्व हो जाती हैं, इतना ही कुछ आप लिख सकते हैं। Now the lines of force become curved. Now the lines of force become curved because they have to follow the resultant path. Now the lines of force become curved because they have to follow resultant path. मैंने यहाँ रखा चार्ज ऐसा था, फिर यहाँ रखा ऐसा हुआ, फिर यहाँ रखा ऐसा हुआ। मैं टेस्ट चार्ज को कभी यहाँ रखूंगा, कभी यहाँ रखूंगा, कभी यहाँ रखूंगा, कभी यहाँ रखूंगा, और फिर उन डायरेक्शंस को मिला दूंगा, मेरे को ऐसा मिल जाएगा। कंक्लूजन ये है, लिख दीजिए कंक्लूजन। ये कभी कभी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, और कंक्लूजन ये है, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व्स। ओपन कर्व्स को आप कैप्स में लिख दीजिए। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स ELOF लिखेंगे आगे से, ELOF, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व्स। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व्स। और फिर आगे लिख दीजिए आगे कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। यहां शायद आप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर लेता हूं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? क्लोज्ड की ओपन? क्लोज्ड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली क्लोज होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो हम बाद में पढ़ ही लेंगे। और इंटरेस्टिंग बात अभी यहाँ पे है, एक वो बता रहा हूँ, लिख दीजिए, खैर अगली लाइन में लिख दीजिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड। और सबसे बड़ी बात है, ऑल्सो इंटरेस्टिंग बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड are closed. Lines of force of induced electrical field are closed. ये बात आपको बाद में किसी चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में। पर यहाँ फिर भी ये क्वेश्चन ओरिएंटेड बातें पढ़ रहे हैं हम। कभी पेपर में क्वेश्चन आया तो है, किसी जेई के पेपर में 4 डायग्राम दिए हैं और बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ऐसा करके कोई क्वेश्चन दिया है। तो क्लोज देख के हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स हो ही नहीं सकती। बस वही सिखाना है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स कभी कभी क्लोज भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो ओपन कर्व्स होती हैं, और वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल वाली लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उनके बारे में बाद में ही पूरा डिस्कशन होगा, बट वो क्लोज होती है। फिलहाल के लिए इस बारे में इतना ही। इस बारे में हम और कोई बात नहीं कर रहे, और ऐसे ही एक और यूजलेस डिस्कशन आगे कर रहे हैं। हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ LOF, properties of line of force, properties of line of force। और लिख दीजिए नंबर 1, longitudinal contraction, longitudinal contraction। ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, ऐसा लगता है जैसे इस डायरेक्शन में वो खींची चली जा रही है, कोई खींच रहा है। ये प्रॉपर्टी खैर शायद बोर्ड में भी नहीं आती आजकल, एकदम यूजलेस है। बस ऐसा लिख दीजिए, दिस शोज दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस शोज दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेंथ के अलोंग इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। शायद मैं इसको बनाने के लिए यहां जब एक पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा,
तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, बस ये ऐसा कॉन्ट्रैक्शन सा फील हो जाए। एनीवे नंबर 2 लिख दीजिए, नंबर 2 लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी लेटरल रिपल्शन, लेटरल रिपल्शन, ये डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन कहलाती है और ये डायरेक्शन लेटरल कहलाती है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लेटरल रिपल्शन हो रहा है यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स में, और बस उसको लिख दीजिए, दिस शोज दैट positives like charges repel each other, this shows that like charges repel each other। असल में क्या हुआ होगा, इस लाइन ऑफ फोर्स को बनाने के लिए आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाए होंगे और इस लाइन ऑफ फोर्स को बनाने के लिए भी आप पॉजिटिव चार्ज लाए होंगे और ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए लाइन ऑफ फोर्स यहाँ एकदम फैल सी जाती है, दूर दूर हो जाती है, लेटरली ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब ये जो लाइन ऑफ फोर्स आएगी ना, वो थोड़ी और ऐसा लगेगा जैसे उसमें रिपल्शन का असर आ चुका है, लेंथ के अलोंग ये खींचती हैं और लेटरली ये रिपेल करती हैं, एकदम ही खैर यूजलेस पॉइंट थे अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। नंबर 3 लिख दीजिए, फिर भी काम की बात है, नंबर 3 लिख दीजिए, टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट, टेंजेंट to a line of force at a point, tangent to a line of force at a point gives the direction of E, tangent to a line of force at a point gives the direction of E at that point, tangent to a line of force at a point gives the direction of E at that point। ठीक है, इस पॉइंट पे आप एक स्टार लगा लीजिए, ये फिर भी यूज हम बहुत जगह करेंगे इसलिए एप्लीकेशन इसकी रहेगी, इसलिए चलिए स्टार लगवा लेते हैं, अदरवाइज काम की बात नहीं। पॉइंट नंबर 4 लिख दीजिए, टू LOF, टू लाइंस ऑफ फोर्स, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और अगले पॉइंट में लिखिए, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, if there is a possibility of intersection, if there is a possibility of intersection, then they follow resultant path, they follow resultant path as per the principle of superposition, they follow resultant path as per the principle of superposition, ब्रैकेट में वेक्टर सम या रिजल्टेंट, they follow resultant path। अगर इनके इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी है, अगर इनके इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी है तो बस फिर वही जैसे वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालते थे ना, तो रिजल्टेंट के अलोंग लाइन ऑफ फोर्स बना लेंगे, रिजल्टेंट के अलोंग लाइन ऑफ फोर्स बना लेंगे। अगर एक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जा रही है और एक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जा रही है और आगे बढ़ने पे इनके इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर लेंगे, कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर लेंगे। टच तो ये फिर भी नहीं करेंगे एक दूसरे को, टच तो फिर भी नहीं करेंगे, दे विल फॉलो रिजल्टेंट पाथ, बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, ये भी कोई खास बात नहीं। आते थे ये किसी जमाने में, बहुत साल पहले ये क्वेश्चन आते थे, आज की डेट में ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली लाइन में लिख दीजिए, इसका जवाब दे रहे हैं, लिख दीजिए, इफ दे डू सो, यानी इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ दे डू सो देन, if they do so then at the point of intersection, at the point of intersection there shall be two tangents, there shall be two tangents at the same point, there shall be two tangents at the same point representing two possible directions, representing two possible directions of E at the same point, same point को highlight कर सकते हैं, representing two possible directions of E at the same point, which is not possible, which is not possible because E at a point should be unique। इसको भी कैप्स में लिख सकते हैं, UNIQUE, E at a point should be unique both in magnitude and direction, E at a point should be unique both in magnitude and direction।
बस इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया तो है इस प्रीवियस जेई में, इन रीजन hypothetical lines of force are given by this equation. In a region, hypothetical lines of force are given by this equation. लिखते चलिए किंजल तेजी में, लिखते तो चलिए साथ साथ सोचते चलिए, जवाब देते चलिए। एक रीजन में हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ फोर्स ऐसे दी हुई है, लिख दीजिए फुल स्टॉप करके। अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, a positive charge, test charge, is released in the region, is released in this region from a point. It moves in number one, हाँ मौजूद, आपका जवाब मुझे मिल गया है। नंबर वन स्ट्रेट लाइन एंड नंबर टू सर्कुलर पाथ, नंबर टू सर्कुलर पाथ। ये अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत साल पहले 25 साल पहले जेई का क्वेश्चन है, और इसमें मुझे अभी तक जितने भी आंसर मिले हैं सभी गलत हैं, जितने भी आंसर मिले हैं सभी गलत हैं। किसी को कुछ और बोलना है? मेक इट फास्ट। Straight line. हाँ प्रणति शर्मा, आपका जवाब मुझे सही लग रहा है, बाकी सर्किल कह रहे हैं मोस्टली। चलिए मैं ही डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ ये इक्वेशन तो सर्किल की है, पर सर्कुलर पाथ के अलावा ये चलेगा नहीं। इसका जवाब है स्ट्रेट लाइन। इसीलिए तो मैं सारी डेफिनेशन दे रहा था, नहीं तो शायद उड़ा भी देता। भाई किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल कहां चलेगा, उस पॉइंट पर फील्ड कहलाओ, और इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, तो वो यहां चलेगा। सर्कुलर पाथ में चलने के लिए तो भाई एक अंदर फोर्स चाहिए होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? खैर आप तो बस केवल ये लीजिए। पहले एक मिनट बात करता हूँ आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, छोड़ दीजिए, इसका जवाब बाद में देंगे। आंसर स्ट्रेट लाइन है। मैं आपसे जनरल बात पूछता हूँ, एक पार्टिकल कभी भी कहाँ चलता है? इसका तो आंसर लिख दीजिए स्ट्रेट लाइन, और अगला क्वेश्चन लिख दीजिए। इसका जवाब है स्ट्रेट लाइन, और बोल भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बिकॉज it will move in the direction of field. It will move in the direction of field, which is, it has moved in the direction of field, and at a point it is directed along the tangent. At a point, E is directed along the tangent. E is directed along the tangent to the curve at that point. कर्व तो ये सर्कल है, ये बात सही है, पर ये सर्कुलर पाथ के अलावा नहीं जाएगा। सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होता है, वो इसे कोई नहीं दे रहा है। डेफिनेशन में हमने कहा था कि फील्ड की डायरेक्शन है टेंजेंट के अलाउंग, रेस्ट पे था ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, काफी क्लियर होगा। अगर और डिस्कस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिख दीजिए। पाथ ऑफ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिसाइडेड बाय, path of motion of particle is decided by, number one, resultant force acting on it. Number one, resultant force acting on it, and number two, resultant velocity of the particle. Resultant velocity of the particle. बस ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको जवाब देना है, एक या दो। अपूर्वा पत्थर का आंसर मुझे मिला और अमरजोत सिंह का मुझे आंसर मिला। कहाँ जाता है ये? अमीशा शर्मा का आंसर मिला, और सारे गलत हैं। लिख दीजिए आंसर, लिख दीजिए क्या पार्टिकल a particle always moves. सुशील कुमार मेघवाल, आपका आंसर क्या है? फर्स्ट या सेकेंड? Sir, first. The
थम्स अप कर रहे हैं, हाँ आंसर है और वो गलत है, लिख दीजिए पार्टिकल ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। चलने की बात है, वो वेलोसिटी से डिसाइड होती है। पार्टिकल ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। ग्रेविटी में ले लीजिए आप एग्जांपल, अगर पार्टिकल को मैं रेस्ट से छोड़ूंगा तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी, वो फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, जी इस पे डाउनवर्ड्स है। ग्रेविटी में आप एक पत्थर को चाहे टपकाएं, चाहे ऊपर फेंकें, चाहे उसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकें और चाहे उसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकें, ग्रेविटी में पार्टिकल पे एक ही फोर्स काम करता है और वो है mg। और mg की डायरेक्शन में तो हमेशा पार्टिकल जा नहीं रहा। जब वो रेस्ट पे था, जब उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो जो उस पर फोर्स की डायरेक्शन थी वही उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी, वही उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, क्योंकि उसमें और कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। लिख दीजिए कि इन ग्रेविटी वेदर इट इज द केस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, the only force acting on the particle, is mg, but the motion of the particle is in general a parabola. Only in the case of vertical projectile, the path is a straight line. मैं तो खैर आपसे केवल ये कह रहा हूं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो फिर पार्टिकल जो उस इंस्टेंट पे फोर्स है उस डायरेक्शन में चलता है, और अगर पार्टिकल किसी वेलोसिटी से फील्ड में एंटर करता है तो फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलोंग चला जाता है। जैसा आगे फिर से लिख दीजिए, if u is equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, then particle moves in the direction of force at that point in a straight line. Particle moves in the direction of force at that point in a straight line. But when particle enters a field with some initial velocity at some angle, then its path is not a straight line. Got my point now? हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया है, और अगर उसे रेस्ट से रिलीज करेंगे तो उस इंस्टेंट पे जहां भी पार्टिकल है वहां जो फोर्स की डायरेक्शन है पार्टिकल उस डायरेक्शन में चलेगा। इन सब क्वेश्चनों में एक बात इंप्लाइड और होती है, और वो होती है वो आपसे इनिशियल बात कर रहा होता है केवल। ऐसी भी एक बात लिख दीजिए, इन द अबव क्वेश्चन we were expected to discuss only the initial को कैप्स में लिख दीजिए, initial direction of motion. Only the initial motion of direction. बात समझ में आई आपके? मैं आपको बस रिपीट कर रहा हूँ, फाइनली रिवाइज कर रहा हूँ
कि उसने जो भी कहा था कि पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया, वो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स में रेस्ट से रिलीज किया, तो उस इंस्टेंट पे जो फोर्स है वो तो टेंजेंट के अलॉन्ग है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं। जब तक इनिशियल वेलोसिटी नहीं है पाथ, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं चल सकता, कर्व पाथ में नहीं चल सकता। अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो उस इंस्टेंट पे पार्टिकल पे जो फोर्स है उसी के अलॉन्ग पार्टिकल जाएगा, और फोर्स होता है टेंजेंट के अलॉन्ग, फोर्स होता है टेंजेंट के अलॉन्ग। खैर इसका जवाब था स्ट्रेट लाइन। जेई का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और कम से कम 25 साल पहले ये पेपर में आया था। तो खैर तैयार रहिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के लिए। इसलिए थ्योरी आप पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर सकते, थ्योरी पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर सकते। और खैर थ्योरी को थ्योरी के रूप में पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होता, क्वेश्चनों से ही थ्योरी क्लियर होती है। सब कुछ तो हम पढ़ा ही चुके थे, थ्योरी क्लियर करने के लिए भी आपको केवल क्वेश्चंस करने होंगे, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, रजिस्टर तो अभी 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मेनली आपको थ्योरी भी सीखनी है, तो क्वेश्चन से ही आपको थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी पढ़ने से थ्योरी कभी क्लियर नहीं होती, ये समझ लेना। हेडिंग दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। measure of E of a field at a point, measure of E of a field at a point, जहां मेरा मतलब है स्ट्रेंथ से, फील्ड की स्ट्रेंथ। ई से मेरा मतलब ही एक्चुअली है, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में लिख दीजिए हम एक्चुअली फील्ड की स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं। अब आगे लिख दीजिए प्लेस अ, और इसके बाद मैं यूनिट बोल रहा हूं, यूनिट कैप्स में लिखिएगा। प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट वेयर ई इज डिजायर्ड। यूनिट को आपको कैप्स में लिखना है। एग्जाम ओरिएंटेड तो ये भी नहीं है, पर एक बार डिस्कस करना बनता है यूनिट का मतलब क्या है। प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट वेयर ई इज डिजायर्ड, फुल स्टॉप। Force experienced by this unit positive charge, force experienced by this unit positive charge gives the magnitude and direction of E force experienced by this unit positive charge gives the magnitude and the direction of E at that point. At that point, जब आप वो डिफाइन कर रहे थे ना, लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन निकाल रहे थे ना खाली, तो आप वहां टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे थे। जब लाइन ऑफ फोर्स प्लॉट कर रहे थे ना, तो आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था। अब है यूनिट, इनमें डिफरेंस मुझे एक बार समझना होगा, पर एक क्वेश्चन के जरिए ही करता हूं। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन के रूप में बातें ज्यादा हिट करती हैं, दिमाग ज्यादा खुलता है। नंबर 1 लिखिए, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। नंबर 1 लिख दीजिए, फील्ड क्रिएटेड बाय अ टेस्ट चार्ज, फील्ड क्रिएटेड बाय अ टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज, ऑलवेज है स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है हमने, ऑलवेज नेग्लिजिबली स्मॉल। इज ऑलवेज नेग्लिजिबली स्मॉल। टेस्ट चार्ज में और यूनिट चार्ज में फर्क है, वो क्लियर कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन से। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, फिर दोनों के जवाब देंगे। 2 ही पॉइंट है और आपको इनके ट्रू और फॉल्स बताने हैं। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए कि फील्ड क्रिएटेड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मे बी ह्यूज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो पहले बताइए, अच्छा मे को हाईलाइट करिए, मे को अंडरलाइन करिए। जो मे कह रहा है ना, जिसमें वन साइडेडनेस नहीं है, जिसमें थोड़ा सा कुछ ऑप्शन है आपके पास, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, वो अक्सर सही होते हैं स्टेटमेंट्स। जिनमें भी मे आ जाए वो स्टेटमेंट अक्सर सही होते हैं। आपको क्या लगता है स्टेटमेंट नंबर 2 सही है या गलत? जल्दी बोलिए। रेनी आपका कहना है सही, किंजल आप कह रहे हैं गलत, और कोई बोलिए। सोनम तिवारी आप कह रहे हैं सही, अमरजोत आप कह रहे हैं गलत। ऑलराइट, स्टेट नंबर 2 जो है ना वो सही है।
मैं अगर लगा दिया ना तो एक ना एक कुछ ना कुछ जवाब मिल ही जाएगा, कोई ना कोई आपको एक्सेप्शन ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें ये बात सही पाई जाएगी। मैं जो है वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऐसा कभी तो हो ही सकता है, शायद कभी तो हो ही सकता है। और पहला स्टेटमेंट जो क्या था, अभी से और समझाऊंगा। पहला जो था वो टेस्ट के बारे में था, क्या था? टेस्ट चार्ज में तो ऑलवेज बोला था, वो भी जो बहुत स्ट्रांग था। जो ऑलवेज होते हैं वो भी हमेशा सही नहीं होते, और ये हमेशा सही है। टेस्ट चार्ज का तो मतलब हम डेफिनेशन लिख ही चुके थे कि टेस्ट चार्ज का मतलब बस हल्का सा टेस्ट करने के लिए लाए हैं, टेस्ट नहीं, टेस्ट करने के लिए लाए हैं। हाँ निकिता, ऑलराइट। और ये जो फील्ड पैदा करता है, हाँ ये तो बहुत छोटी होती है, इसकी फील्ड तो बहुत छोटी होती है। और यूनिट का मतलब अब मैं आपको बताता हूं। यूनिट मतलब वन तो ठीक है, पर वो वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी हो सकता है, वन स्टैट कूलम भी हो सकता है, वन कूलम भी हो सकता है, और वन फैराडे भी हो सकता है। फैराडे जानते हैं आप? कोई जानता है फैराडे के बारे में? वन फैराडे कितना चार्ज है? इट इज चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 96,500. हाँ बहुत सही, सही कह रहे हैं आप। 96,500 कूलम। किसका जवाब था ये? रितिका. किसने बोला था? रितिका. कृतिका। यस सर. ओके, मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। ठीक है, फाइन, ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। ये जो भाई भाई ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और ये 1,00,000 कूलम का चार्ज भी एक यूनिट है। यूनिट का मतलब वन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूनिट का मतलब वन। तुम जिन यूनिट्स में न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हो, तुम जिन यूनिट्स में न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हो, तुम उन यूनिट्स में, जिन यूनिट्स में बात कर रहे हो, तुम उन यूनिट्स में जिस चीज को वन कहते हो, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। 1 मिलीमीटर भी वन है, 1 मीटर भी वन है, 1 किलोमीटर भी वन है। बात समझ में आई? यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज में फर्क है। तो यूनिट चार्ज बहुत बड़ा भी हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो था ना, जो मैं कह रहा था, वो सही है। भाई ये तो बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा करेगा ना, यही बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा करेगा, इसकी तो बात ही छोड़ दो। ये तो अनइमेजिनेबल चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। आप जब और इस चैप्टर में घुसेंगे तो आप समझेंगे कि ये 1 फैराडे कितना बड़ा चार्ज है। एनीवे, यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब वन, और वो यूनिट पे डिपेंड करता है, उसकी यूनिट पे डिपेंड करता है कि वो वन कितना बड़ा है। किसी यूनिट में वन इतना है, किसी यूनिट में वन इतना है, किसी यूनिट में वन इतना है। समझा आप? तो कभी हम कहते हैं टेस्ट चार्ज और कभी हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ दोनों में फर्क तो है, दोनों में फर्क तो है। ऑलराइट। और पॉजिटिव फिर से वही था, पॉजिटिव इसीलिए था ताकि दुनिया के सभी साइंटिस्ट में वो फील्ड को देखते ही बता दें, फील्ड को देखते ही बता देंगे हाँ भाई ये कन्वेंशन तुमने फॉलो किया था, तो वो समझ जाएंगे फील्ड को देखते ही कि फील्ड कैसी है। तो कन्वेंशन के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए सभी साइंटिस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। ई की डेफिनेशन है कि जिस पॉइंट पे आपको ई चाहिए वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखिए, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस पॉइंट पे ई की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। ये तो आप खैर क्लियर, चलिए ठीक है, हेडिंग दे दीजिए, ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, E due to a point charge at a distance d from it. E due to a point charge at a E due to a point charge at a distance from it. At a distance d from it. E due to a point charge at a distance d from it. ये चार्ज Q है और ये इससे डिस्टेंस d है और ये पॉइंट P है, और मुझे यहां पर E निकालना है। E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट। ठीक है, तो फिर से वही करिए, और मैं वो लिखवाऊंगा भी इसको
लिख दीजिए, नंबर 1 डाल के लिख दीजिए कि ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट P। ये काम हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात पे मैं फिर भी 2 स्टार लगवा रहा हूं। आपको जिस भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन वगैरह के बारे में कुछ चाहिए ना, जिस भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन वगैरह के बारे में कुछ भी चाहिए ना, मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, डायरेक्शन भी चाहिए ना, सबसे पहले उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखिए, +1। अब ये टेस्ट चार्ज नहीं है, वो जो टेस्ट चार्ज है वो तो किसी भी यूनिट में बात करें उसमें भी बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। ये तो यूनिट है, तो 1 स्टैट कूलम की बात कर रहे होते हैं, 1 स्टैट कूलम है, तो एमकेएस यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं 1 कूलम है। ये यूनिट है, यहाँ पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखूंगा और उस पर फोर्स होगा k q into 1 by d square। और यूनिट चार्ज पे जो फोर्स है उसे फोर्स नहीं, इस फोर्स को हम इंटेंसिटी ही कहते हैं। यूनिट चार्ज पे जो फोर्स है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं, इसलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया k q by d square। बस बात खत्म। ये एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया। बहुत समय से हमने कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद अब कोई नया फॉर्मूला पढ़ा है, और फॉर्मूले जैसे ही एक भी फॉर्मूला आता है वैसे 50 30 40 50 सवाल खड़े हो जाते हैं। एक फॉर्मूले के आते ही बहुत सारे सवाल आपके पास आ जाते हैं करने के लिए। ये अपने आप में पर्याप्त है। 40-50 सवाल इस फॉर्मूले पे कराए जा सकते हैं। जिस भी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी चाहिए वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखिए, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो उस पॉइंट पे ई कहलाता है। फोर्स ये होता है, और यूनिट चार्ज के कारण इस फोर्स को हम ई कह रहे हैं। तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले पे 3 स्टार दे रहे हैं। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हम 3 स्टार्स दे रहे हैं। फॉर्मूला काम का है। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूले से ई की यूनिट के बारे में कभी मत सोचिएगा। यूनिट के बारे में अगर आप सोचेंगे ये कूलम है और ये मीटर स्क्वायर है, तो बरसात में जो के है ये भी यूनिटलेस नहीं है। ये लिख सकते हैं, डू नॉट थिंक यूनिट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। इंटेंसिटी यूनिट इस फॉर्मूले से ना निकालें, क्योंकि कांस्टेंट के इज नॉट यूनिटलेस। इस फॉर्मूले से इंटेंसिटी की यूनिट ना निकालें, क्योंकि जो कांस्टेंट के है वो यूनिटलेस नहीं है। जो कांस्टेंट के है वो यूनिटलेस नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है के क्यू बाय डी स्क्वायर। के क्यू बाय डी स्क्वायर बहुत ही काम का फॉर्मूला है। मैं क्लास के शुरू में मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया था E ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, फिर E ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, फिर डाइपोल का फील्ड, ये सब बनाया था। अब आप हेडिंग दे दीजिए। इस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद हम उसी डिस्कशन को वापस रिज्यूम कर रहे हैं। हेडिंग दे दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार और दमदार डिस्कशन होने वाला है। हेडिंग दे दीजिए, E ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 equal and like charges। E due to a system of 2 equal and like charges। मतलब एक्चुअली पर मैं पूरी ब्रैकेट में लिख दीजिए लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ रहा हूं एक्चुअली, मैं इसकी लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ रहा हूं। और पहले तो आपको ये पता ही है, एक बात तो आपको पता है कि अगर ये इक्वल और लाइक चार्जेस हैं तो इनके मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट आता है, वहां इंटेंसिटी 0 होती है। लिख दीजिए, तो मिड पॉइंट of 2 equal and like charges, midpoint of 2 equal and like charges is always a neutral point। इसमें हम always भी लगा रहे हैं तो भी चलेगा, strong word यूज कर रहे हैं तो भी चलेगा। is always a neutral point, मतलब E is equal to 0। E is equal to 0, और अगर E 0 है तो यहां पर ये बात पक्की बात है कि यहां पर अगर कोई मैं चार्ज लाके रखूंगा भी तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। लिख दीजिए, एनी चार्ज पार्टिकल कैप्ड एट दिस पॉइंट, जानते हैं हम इस बात को ऑलरेडी। एनी चार्ज पार्टिकल कैप्ड एट दिस पॉइंट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। एनी चार्ज पार्टिकल कैप्ड एट दिस पॉइंट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये बातें हम सारी की सारी जानते हैं। इनकी बदौलत में कंक्लूड करना चाह रहा हूं, देयरफॉर
लिख दीजिए, नो लाइन ऑफ फोर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू NP, नो लाइन ऑफ फोर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू न्यूट्रल पॉइंट। भाई जब फोर्स ही नहीं है तो काय की लाइन ऑफ फोर्स? न्यूट्रल पॉइंट पे फोर्स 0 होता है, तो जहां फोर्स नहीं है वहां लाइन ऑफ फोर्स कैसे गुजरेगी? न्यूट्रल पॉइंट पे से हम कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं गुजारेंगे। बाकी बातें आप जानते हैं। ये देखिए, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। मैं समझता हूं कि अगर मैं इसके यहाँ करीब हूं तो शायद लाइंस ऑफ फोर्स वैसी होंगी जैसी आइसोलेटेड चार्ज के कारण होती हैं। बीच में कोई लाइन नहीं बना रहा, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। लाइंस ऑफ फोर्स वैसी होंगी जैसे आइसोलेटेड चार्ज के कारण होती है। और यहाँ फिर अगर यहाँ मैं आऊंगा ना तो इसकी ऐसी लाइन ऑफ फोर्स आएगी, इसकी ऐसी लाइन ऑफ फोर्स आएगी। ये शायद इधर जाके ऐसा पाथ फॉलो कर लेंगे, ये इधर ऐसा कर्व हो जाएंगे और यहाँ ये न्यूट्रल पॉइंट है और हम यहाँ से कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं बना रहे। अगर इक्वल और लाइक चार्जेस का सिस्टम है तो लाइंस ऑफ फोर्स तकरीबन ऐसी रहेंगी। यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स वैसी रहेंगी जैसे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के आसपास होती हैं। यहाँ भी लाइंस ऑफ फोर्स वैसी रहेंगी जैसे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के आसपास होती हैं। यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स बन ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ फोर्स 0 है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन थी तो उन्होंने रिजल्टेंट पाथ अख्तियार कर लिया। यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन थी तो वो कर्व बन गई एंड दे फॉलो रिजल्टेंट पाथ। ठीक है, एक्चुअली ये तो हमने लाइंस ऑफ फोर्स बना दी, इस पे तो मैं स्टार लगवा भी नहीं रहा, अब मैं E वर्सेस R का ग्राफ बनाना चाहता हूं। वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी लिख दीजिए, ड्रॉ ग्राफ ऑफ E वर्सेस R डिस्टेंस इन द अबव केस। E वर्सेस R in the above case। R हम यहां से नाप लेते हैं, मेरी यहीं से नाप लेते हैं, जैसे कि ये है, ये यहां से बना लें, यहां से R नाप लेंगे। अब ये बहुत ध्यान से आप मेरी बातें कुछ सुनिए, बड़ा टफ है, ये बड़ा टफ है और बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टफ जाएगा ये, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाया था KQ/D², वहां से बात कर रहा हूं। अगर D 0 है, अगर किसी भी चार्ज के आप बहुत ही करीब हैं, अगर D 0 है तो वहां फील्ड इनफाइनाइट होगी ना। नंबर 1 पॉइंट करके लिख दीजिए, एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू अ चार्ज, the magnitude of E will be very large, almost infinite। बहुत प्यारा डिस्कशन है, बहुत टफ डिस्कशन है, बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। Very close to a charge, magnitude of E is very large, almost infinite because D is equal to 0। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला है KQ/D²। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है KQ/D² और D 0 है। ठीक है, अब दूसरी बात है, और नंबर 2 में लिख दीजिए, E is a vector quantity। E being related to force is a vector quantity। E force से रिलेटेड है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे हर चार्ज के लेफ्ट में और राइट में E के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कुछ कह देना चाहिए। नंबर 3 लिख दीजिए, नंबर 3, carefully mark the direction of E to the left and right of each charge। Carefully mark direction to the left and right of each charge। ठीक है, और वहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, here magnitude of E is almost infinite। किसी भी चार्ज के जब आप बहुत करीब हैं तो E की वैल्यू तो इनफाइनाइट है। बहुत प्यारा डिस्कशन चल रहा है, E की वैल्यू तो इनफाइनाइट है।
और नंबर 4 में लिख दीजिए, या ये नंबर 3 में ही लिख दीजिए, 10 मार्क E somewhere as plus infinity, 10 mark E somewhere as plus infinity and somewhere as minus infinity. Mark E somewhere as plus infinity and somewhere as minus infinity. ठीक है, जो फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी उसे आप प्लस इंफिनिटी कह देना, ये भी लिख दीजिए, फील्ड डायरेक्टेड along positive x axis, field directed along positive x axis should be written with positive sign, and a field directed towards negative x axis should be written with minus sign. तो प्लस आई कैप और माइनस आई कैप वाली बात हो गई ना। और अगला पॉइंट लिख दीजिए, फील्ड एट फार अवे पॉइंट फ्रॉम एनी चार्ज इज 0. फील्ड एट फार अवे पॉइंट फ्रॉम एनी चार्ज इज 0, क्योंकि q by d स्क्वायर में d इनफाइनाइट हो गया ना। बेसिकली आज मैंने आपको लाइंस ऑफ फोर्स प्लॉट करने की बातें पढ़ाई हैं। तो लाइंस ऑफ फोर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए और सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस के लिए। अब मैं उसके ई का ग्राफ बना रहा हूं। लाइंस ऑफ फोर्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर ई का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सबसे पहले यहाँ और यहाँ बताइए, फिर कुछ यहाँ बता सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट, फिर आप यहाँ और यहाँ बताइए। मतलब ये मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी बना दिया, अच्छा चलिए यहाँ ठीक है, यहाँ फील्ड ऐसी होती है, यहाँ फील्ड ऐसी होती है, और यहाँ फील्ड ऐसी होती है और यहाँ होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ फील्ड 0 है, और बहुत दूर अगर यहाँ भी देखूंगा तो E 0 है, और यहाँ भी कहीं देखूंगा तो E 0 है, ठीक है ना। इतना बना लीजिए, इतना कॉपी में बना लीजिए आप। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ फील्ड इधर है, यहाँ फील्ड इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड रेडियली आगे है, तो यहाँ फील्ड पता है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ फील्ड 0, ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ फील्ड 0। हमें लाइन ऑफ फोर्स प्लॉट नहीं कर रहा हूं, ई के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना रहा हूं, ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं प्लॉट कर रहा हूं, ई के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक, यहाँ चार्ज के करीब कितनी होती है? इनफाइनाइट। इसको मैं क्या बोलूं, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? प्लस इंफिनिटी। इधर बोलो, माइनस माइनस नेगेटिव। इधर बोलो, माइनस माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी, क्योंकि चार्ज के करीब है ना। इधर बोलो, प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। बात खत्म हो गई। अब आपको लग रहा है कि आप ई का वेरिएशन का प्लॉट बना लेंगे? अब आप ई का ग्राफ बनाइए जरा और दिखाइए मुझे, मेक इट फास्ट। बनाया किसी ने? किसी को कॉपी दिखानी है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी से। Anybody ready? ठीक है अक्षत, कॉपी दिखाना चाहेंगे आप? यस। प्लीज दिखा दीजिए। कॉपी दिखा दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। वो तो सारे स्टेप्स तो आपने फॉलो नहीं किए मेरे वाले, उसके बगैर ही आपने कर दिया, सही है, शाबाश, ऑल राइट।
हाँ ठीक है, ऑलराइट, शाबाश। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, बाकियों को भी हो तो गया होगा काफी हद तक, पर मैं बात कर रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए। यहाँ प्लस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी को करीब प्लस इंफिनिटी तो यहाँ आएगा ना, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और इधर माइनस इंफिनिटी है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। मुझे लगता है ये ग्राफ यहाँ ऐसा जाएगा और यहाँ ऐसा जाएगा, और इधर माइनस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी यहाँ आएगा ना ऐसा, और प्लस इंफिनिटी है ना यहाँ से ऐसा जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आपको बनाना था, प्लस इंफिनिटी यानी पॉइंट यहाँ पे है, माइनस इंफिनिटी यानी पॉइंट यहाँ पर है। चार्ज की जब आप इस तरफ हैं तो प्लस इंफिनिटी, चार्ज जब आप इस तरफ हैं तो माइनस इंफिनिटी, और बाद में जीरो। प्लस में थे तो ये प्लस में थे तो ये प्लस में जीरो, ये माइनस था तो ये माइनस में जीरो, अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो आ जाएगा ना। और न्यूट्रल पॉइंट से मैं लाइन ऑफ फोर्स तो नहीं बता सकता, पर ई जीरो वाला ग्राफ तो दिखा ही सकता हूँ। ये ई के मैग्नीट्यूड है, मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि हाँ ये ई जीरो है, ऐसा ग्राफ है ये। कि प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वगैरह तेजी में आप समझते रह जाइए। बस एक लास्ट क्वेश्चन फिर हम और कर लेते हैं इसमें, इसको आपको और रिवाइज करना पड़ेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ अच्छी तगड़ी चीज है, अगला क्वेश्चन ये है कि ये एक प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, फिर से आपको ई का वेरिएशन बनाना है। अब ये शायद डायपोल है, लाइंस ऑफ फोर्स हमने बनाई हुई हैं, लाइंस ऑफ फोर्स तो बनाई हुई हैं, ई का वेरिएशन बनाना है। तो सबसे पहले बात तो मिड पॉइंट आती है, क्या ये न्यूट्रल पॉइंट है? मिड पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, या इंटेंसिटी अच्छी खासी होगी, तगड़ी होगी, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। और बाकी यहाँ पर फील्ड ऐसी आएगी, यहाँ ऐसी आएगी, और नेगेटिव में तो ऐसी आएगी। ये प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, और ये माइनस इंफिनिटी है। यहाँ पे में भी माइनस जीरो है, और यहाँ पे में भी माइनस जीरो है। यहाँ का तो मुझे अभी नहीं पता, और ये ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा, प्लस इंफिनिटी से होगा, और यहाँ जीरो नहीं है, फाइनाइट है। ये भी प्लस पॉजिटिव साइड ही है, प्लस इंफिनिटी। ये माइनस इंफिनिटी से ऐसा आएगा शायद, और ये माइनस इंफिनिटी से ऐसा आएगा शायद। आई थिंक दिस इज द आंसर। आगे बात समझ में? ये थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर बड़ा सिस्टमैटिक है, मैथमेटिकल है, मैकेनिकल है, बड़ा सिस्टमैटिक है। देखिए बड़ा सिस्टमैटिक है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे आउटवर्ड्स, और चार्ज के करीब क्यू बाय डी स्क्वायर में डी जीरो है तो मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है। चार्ज के करीब इनफाइनाइट है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है और वैल्यू इनफाइनाइट है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और वैल्यू इनफाइनाइट है। ये नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्स, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और चार्ज के करीब है तो वैल्यू इनफाइनाइट है। ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, माइनस आई कैप है, और चार्ज के करीब है तो वैल्यू इनफाइनाइट है। और बहुत दूर किसी भी चार्ज से तो फील्ड जीरो होती ही है, और ये अनलाइक चार्जेस है तो मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो नहीं है। यहाँ मैंने प्लस इंफिनिटी से शुरू किया पर जीरो तक नहीं लाया, और यहाँ भी प्लस इंफिनिटी ही है। चार्ज से दूर जाऊंगा, चार्ज से दूर जाऊंगा तो इंटेंसिटी घटेगी तो है ही। लिख दीजिए क्यू पर E is equal to KQ by D square. E is equal to KQ by D square. So E proportional to 1 by D square. E proportional to 1 by D square. So the variation of E with distance, will be a rectangular hyperbolic curve. Rectangular hyperbola. E proportional to 1 by D square. तो यहाँ E proportional to 1 by D square में rectangular hyperbola में मैं ये बनाया, यहाँ भी इससे जब आप दूर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी घटेगी। आप तो बस यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप एक चार्ज के करीब हैं तो मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, जब एक चार्ज से दूर है तो मैग्नीट्यूड जीरो है। चार्ज के करीब है तो मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, चार्ज से दूर है तो मैग्नीट्यूड जीरो है, और पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स, ये यहाँ और ये यहाँ, ये प्लस इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी है,
प्लस इंफिनिटी है तो यहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस इंफिनिटी है तो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये नेगेटिव चार्ज है रेडियली इनवर्ड्स, ये प्लस इंफिनिटी कहलाएगा, ये प्लस आई कैप है, ये माइनस आई कैप है। प्लस इंफिनिटी है तो फिर से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और माइनस इंफिनिटी है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है। और क्योंकि ये इक्वल और अनलाइक है, मिड पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, या इंटेंसिटी जीरो नहीं है, या इंटेंसिटी फाइनाइट है, ठीक है। इन्हें आप कई बार रिवाइज कर लीजिए। वेल दैट इज ऑल फॉर टुडे। आया समझ में? जिन्हें समझ में आया थम्स अप कर दीजिए जरा। आसान डिस्कशन तो नहीं है ये, कहीं से भी ये डिस्कशन आसान नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, एक मिनट रुके रहिए जरा, एक मिनट रुके रहिए। हाँ, एक बार फिर थम्स अप कर दीजिए, मैं जरा देख लूं। श्रीयता समझ में आया? जी सर आ गया। ओके, रेनी मनोरिया बोलो 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 जरा। सर आ गया। क्या समझ में आया, थोड़ा सा रिपीट करो। सर जो इंटेंसिटी है वो 1/d² के प्रोपोर्शनल है। हाँ। जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो उससे अवे जा रही होती हैं, एंड जो नेगेटिव होता है वो उसके पास आ रही होती हैं। तो एक साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी है, दूसरी साइड नेगेटिव इन्फिनिटी है, एंड इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, इसलिए वो नीचे उस एक्स एक्सिस को नहीं छू रहा, और वो वहाँ पे फाइनाइट इंटेंसिटी है, चलिए ठीक इसलिए वो है, इस बार नीचे टच नहीं कर रहा। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इसे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक